शिवनगर राज्य के राजा राजा विक्रम की पुत्री राजकुमारी सुलेखा बहुत ही घमंडी थी। एक दिन राजकुमारी सुलेखा अपने दो सैनिकों के साथ कहीं जा रही थी कि तभी उसकी नजर एक सुंदर युवती पर पड़ी। राजकुमारी सुलेखा अपने दोनों सैनिकों की ओर देखकर बोली, बताओ इस राज्य में सबसे अधिक सुंदर कौन है? क्या बोलूं राजकुमारी सुलेखा, सारा राज्य आपकी सुंदरता का कायल है। राजकुमारी सुलेखा उस युवती की ओर उंगली से इशारा करती हुई बोली, उस सुंदर युवती के बारे में तुम्हारा क्या विचार है? राजकुमारी सुलेखा, वो भी बहुत अधिक सुंदर है। सच सच बताओ, मैं अधिक सुंदर हूँ या वो अधिक सुंदर है? दोनों सैनिकों ने अपनी नजरें नीचे कर ली। राजकुमारी सुलेखा क्रोधित होते हुए बोली, तुम दोनों अगर नहीं बताओगे तो मैं अभी और इसी समय अपनी तलवार से तुम दोनों की गर्दन काट दूंगी। एक सैनिक डरते हुए बोला, वो युवती आपसे अधिक सुंदर है। यही तो हम नहीं चाहते। इस राज्य में मुझसे अधिक सुंदर कोई नहीं होना चाहिए। जाओ, इस युवती को पकड़कर कारागार में डाल दो। सैनिकों ने तुरंत उस युवती को बंदी बना लिया। वो युवती राजकुमारी की ओर देखकर बोली, राजकुमारी जी, मुझे क्यों बंदी बनाया जा रहा है? आखिर मेरा दोष क्या है? तुम्हारा दोष ये है कि तुम मुझसे अधिक सुंदर हो, जो कि मुझे किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं है। इतना बोलकर राजकुमारी सुलेखा अपने दोनों सैनिकों से बोली, जाओ, इसे बंदी गृह में डाल दो, जहाँ पर और भी सुंदर युवतियाँ कैद है। कारागार में रहकर इसकी सारी सुंदरता नष्ट हो जाएगी। आदित्य अपने खेत में मेहनत से हाल चला रहा था कि तभी उसके गांव का मुखिया दौड़ता हुआ उसके पास आकर बोला, अरे अरे गजब हो गया। अरे आदित्य, गजब हो गया भाई, गजब हो गया। अरे क्या हुआ मुखिया जी? आप इतने घबराए हुए क्यों हैं? अरे आदित्य, अरे मैंने तुमसे कितनी बार कहा था कि अपनी बहन को अकेले बाहर मत भेजा करो। अरे लेकिन तुमने मेरी बात नहीं मानी। लेकिन हुआ क्या मुखिया जी? कुछ तो बताइए, क्या हो गया? अरे तुम्हारी बहन को राजकुमारी सुलेखा ने बंदी बनाकर कारागार में डलवा दिया है। और तुम तो जानते हो, राजकुमारी जिस किसी सुंदर स्त्री को कारागार में डलवाती है, उसे दुनिया की कोई ताकत आजाद नहीं करा सकती है भाई। क्या? लेकिन मुखिया जी, आखिर मेरी बहन का दोष क्या था? अरे दोष ये है कि तुम्हारी बहन बहुत सुंदर है भाई। और राजकुमारी सुलेखा वो इतनी घमंडी है कि अपने से अधिक सुंदर स्त्री को देख ही नहीं सकती है। केशव नगर राज्य की न जाने कितनी सुंदर स्त्रियों को उसने इसी बात पर बंदी बनवा लिया है। और राजा विक्रम अपनी पुत्री को समझाने की बजाय उसका साथ देते हैं। अरे तुम्हारी भी बहन इसीलिए कारावास में है अब। क्या ये अब क्या होगा मुखिया जी? 1 महीने बाद तो मेरी बहन का विवाह है। मैं राजा विक्रम से बात करूंगा और अपनी बहन की तरफ से माफी मांगूंगा। हमें माफ कर देंगे ना वो? है, पागल हो गए हो क्या? अगर तुम राजा विक्रम के पास जाओगे तो वो तुम्हारी बात नहीं मानेगा। और अगर कहीं गलती से राजकुमारी सुलेखा को भनक लग गई कि तुम अपनी बहन को छुड़ाने के लिए उसके पिता के पास गए हो, तो फिर तो वो तुम्हें अपने सैनिकों से उसी समय मरवा देगी। अरे तुम जानते नहीं हो, लगता है वो बहुत क्रूर है। तो मैं क्या करूं? ऐसे ही हाथ पर हाथ रख के बैठे रहूं क्या?
नहीं आदित्य, एक बात हमेशा याद रखना, परिस्थितियां कभी एक जैसी नहीं रहती। कभी न कभी परिस्थितियां अवश्य बदलेंगी, और जब बदलेंगी तुम तब राजा विक्रम के पास जाना। मुझे विश्वास है कि ऐसा बहुत जल्द होगा, क्योंकि राजकुमारी का अत्याचार अब सीमा पार करने लगा है। इधर कुछ देर बाद राजकुमारी सुलेखा अपने महल वापस आ गई। राजकुमारी सुलेखा को देखकर उसका पिता राजा विक्रम उससे बोला, सुलेखा, मैंने सुना है कि आज तुमने फिर से किसी सुंदर लड़की को कारागार में कैद करवा दिया है। आप तो जानते हैं पिताजी कि मैं अपने से अधिक सुंदर किसी लड़की के चेहरे को नहीं देख सकती। वो लड़की मुझसे अधिक सुंदर थी। ठीक है, तुमने बिल्कुल ठीक किया। हमने राज्य में ऐलान किया था कि कोई भी सुंदर स्त्री तुम्हारे सामने ना आए, लेकिन उसके बाद भी उस लड़की की इतनी हिम्मत। खैर, ये सब छोड़ो, कल मैं तुम्हारी माँ के साथ जंगल घूमने के लिए जा रहा हूँ। ये बताओ, तुम भी हमारे साथ चलोगी? जैसी आपकी आज्ञा पिताजी। अगले दिन राजा विक्रम अपनी पत्नी रानी रुक्मणी और अपनी पुत्री राजकुमारी सुलेखा के साथ केशव नगर के सुंदर जंगल की ओर निकल गया। राजकुमारी सुलेखा जंगल के सुंदर दृश्य को निहार रही थी कि तभी अचानक उसकी नज़र एक झाड़ियों में बैठे हुए एक बहुत ही सुंदर खरगोश पर पड़ी। राजकुमारी सुलेखा उस खरगोश की ओर देखकर अपने पिता राजा विक्रम से बोली, पिताजी, उस खरगोश को देखिए, कितना सुंदर खरगोश है। इस खरगोश को तो हमारे महल में होना चाहिए, और खास तौर से मेरे कक्ष में। वाह 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 वाह, तुम बिल्कुल सही कहती हो सुलेखा। ये खरगोश तो बहुत ही ज्यादा सुंदर है। पिताजी, मुझे ये खरगोश चाहिए। राजा विक्रम अपने एक सैनिक की ओर देखकर बोला, अरे देखते क्या हो, इस खरगोश को पकड़कर तुरंत लेकर आओ, जाओ। सैनिक तुरंत उस खरगोश को पकड़ने के लिए वहां से चला गया, मगर कुछ देर बाद वो मुंह लटकाकर वापस आ गया। क्या हुआ? तुम्हारा चेहरा क्यों लटका हुआ है? महाराज, वो खरगोश तो बहुत ही ज्यादा फुर्तीला निकला। शायद उसे भनक लग गई थी कि मैं उसे पकड़ने के लिए आ रहा हूँ। वो बिजली की रफ्तार से झाड़ियों में गुम हो गया महाराज। मुझे कुछ नहीं सुनना पिताजी, मुझे किसी भी कीमत पर वो खरगोश चाहिए। जब तक वो खरगोश मुझे नहीं मिलेगा, ना तो मैं कुछ खाऊंगी और ना ही पीऊंगी। राजा विक्रम ने उस सारे इलाके को छान मारा, मगर उसे वो खरगोश कहीं नहीं दिखाई दिया। थक हार कर राजा विक्रम अपनी पुत्री और अपनी पत्नी को लेकर महल लौट आया, मगर राजकुमारी सुलेखा ने खाना पीना छोड़ दिया। उसके सर पर सिर्फ खरगोश का ही भूत सवार था। ये देखकर राजा विक्रम अपनी पुत्री सुलेखा से बोला, ये तुमने किस तरह की जिद कर रखी है राजकुमारी? अगर तुम कुछ खाओगी नहीं तो कमजोर हो जाओगी। पिताजी, मैंने कह तो दिया, मुझे कुछ और नहीं सुनना। मुझे वो खरगोश चाहिए, मतलब चाहिए। राजकुमारी, बचपन से लेकर आज तक हमने तुम्हारी हर जिद पूरी की है। कोई बात नहीं, हम तुम्हारी ये ख्वाहिश भी अवश्य पूरी करेंगे। मैं स्वयं उस खरगोश को तलाशने के लिए दोबारा उस जंगल में जाऊंगा, लेकिन तुम इस तरह से खाना पीना मत छोड़ो, ठीक है? पिताजी, मैं तभी कुछ खाऊंगी पीऊंगी जब आप मुझे वो खरगोश लाकर देंगे, चाहे जिंदा या मुर्दा। राजा विक्रम उसी समय अकेले जंगल के उस स्थान की ओर निकल गया जहां पर उसे वो खरगोश दिखाई दिया था।
राजा विक्रम जंगल में जाकर स्वयं उस खरगोश को खोजने लगा। कुछ ही देर के बाद उसे वो खरगोश नजर आ गया। राजा विक्रम ने तुरंत अपने धनुष में तीर चढ़ा दिया और खरगोश की ओर देखकर गुस्से से बोला, सैनिक बता रहे थे कि ये बहुत ही फुर्तीला है। अगर इस बार ये गुम हो गया तो पता नहीं कब मिलेगा। और मेरी पुत्री ने कहा है कि उसे खरगोश चाहिए, मतलब चाहिए, जिंदा या मुर्दा। अब तो मुझे इसे मुर्दा ही ले जाना पड़ेगा। राजा विक्रम उस खरगोश पर तीर चलाने ही वाला था कि तभी वो खरगोश राजा विक्रम की ओर देखकर इंसानी आवाज में बोला, मुझे मत मारो राजा विक्रम, मुझे मारकर तुम्हें क्या मिलेगा? मैं तो छोटा सा खरगोश हूँ। ओहो, तुम तो खरगोश हो। अब फिर तुम ये इंसानी आवाज में कैसे बात कर सकते हो? क्योंकि मैं एक मायावी खरगोश हूँ। अच्छा, तुम चाहे मायावी खरगोश हो या मामूली खरगोश, मेरी बेटी की जिद है कि जब तक वो तुम्हें नहीं पालेगी, ना वो कुछ खाएगी और ना पिएगी, और मैं अपनी बेटी की हर जिद पूरी करता हूँ। पहले मेरी बात सुनो राजा विक्रम, तुम मुझे यहाँ से जाने दो। इसके बदले मैं तुम्हें एक ऐसी वस्तु दूंगा जिसे खाने से तुम्हारी पुत्री राजकुमारी सुलेखा और अधिक सुंदर हो जाएगी और वो कभी भी पूरी नहीं होगी। तभी खरगोश के ठीक बगल में तेज किरणों से चमकता हुआ एक अमरूद प्रकट हो गया। खरगोश राजा विक्रम से बोला, राजा विक्रम, इस अमरूद को ले जाकर अपनी बेटी को खिला देना और फिर इसका चमत्कार देखना। फैसला तुम्हारे हाथों में है। अगर तुम मुझे ले जाओगे तो फिर इस जादुई अमरूद से हाथ धो बैठोगे, और अगर इस जादुई अमरूद को ले जाओगे तो तुम्हारी बेटी और अधिक सुंदर हो जाएगी और उसकी सुंदरता कभी खत्म नहीं होगी। राजा विक्रम गहरी सोच में डूब गया। कुछ देर बाद वो खरगोश से बोला, मुझे तुम्हारा प्रस्ताव स्वीकार है। मैं ये अमरूद ले जाना चाहता हूँ। राजा विक्रम ने इतना कहा ही था कि तभी खरगोश वहां से गायब हो गया। राजा विक्रम तुरंत उस अमरूद को लेकर अपने महल चला आया और अपनी पुत्री को सारी घटना बताते हुए बोला, तो मेरी प्यारी बिटिया, अब तुम बताओ, क्या मैंने सही किया? ये तो आपने बहुत सही किया पिताजी। मुझे सुंदरता से ही बहुत प्यार है। मैं अमरूद को खाकर और सुंदर हो जाऊंगी, और वो भी ऐसी सुंदर जो कभी खत्म नहीं होगी। राजा विक्रम ने वो अमरूद अपनी पुत्री राजकुमारी सुलेखा के हाथ में पकड़ा दिया। राजकुमारी सुलेखा ने जैसे ही उस अमरूद को खाया, अचानक वो रंग बिरंगी किरणों के साथ एक खरगोश में परिवर्तित हो गई। ये देखकर राजा विक्रम पूरी तरह से घबरा गया। खरगोश राजकुमारी सुलेखा की आवाज में रोते हुए बोले, पिताजी, मैं तो खरगोश बन गई। इसका मतलब उस मायावी खरगोश ने आपसे झूठ बोला था। उसने धोखा किया। ये क्या हो गया? तुम सही कहती हो राजकुमारी सुलेखा। उस खरगोश की बातों में मुझे आना ही नहीं चाहिए था। उसने धोखा दिया मुझे, धोखा धोखा धोखा। तभी वहां पर राजकुमारी सुलेखा की माँ आ पहुंची और अपनी बेटी को खरगोश में परिवर्तित होता देख फूट फूट कर रोने लगी। राजा विक्रम तुरंत फिर से जंगल की उसी स्थान पर चला गया। तभी वहां पर रंग बिरंगी किरणों से वही खरगोश प्रकट हो गया। राजा विक्रम क्रोधित अवस्था में खरगोश से बोला, तुमने मेरे साथ धोखा किया है मायावी खरगोश। मेरी बेटी को सही कर दो, नहीं तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तभी वो खरगोश
काले धुएं में परिवर्तित हो गया और अगले ही पल वो काला धुआं एक बड़े ही भयानक दिखने वाला राक्षस में परिवर्तित हो गया। राक्षस राजा विक्रम की ओर देखकर बोला, जब मैंने तुम्हारी पुत्री को देखा, मुझे तभी उससे पहली नजर में प्रेम हो गया था। लेकिन मुझे एक साधु ने श्राप दिया था कि मैं कभी भी सीधे सीधे किसी इंसान पर हमला नहीं कर सकता। इसीलिए मैं एक सुंदर खरगोश में परिवर्तित हो गया। मैं जानता था कि तेरी पुत्री घमंडी और जिद्दी है। वो मुझे खरगोश के रूप में देखकर जरूर महल में ले जाने की सोचेगी और ऐसा ही हुआ। अगले दिन जब तू यहाँ पर आया, तब मैंने तुझे एक जादुई अमरूद दिया। जानता है उस जादुई अमरूद की क्या खासियत थी? अरे वो जादुई अमरूद उसी पर असर करता है जिसका मन राक्षस प्रवृत्ति का हो। तेरी पुत्री तो भले ही देखने में सुंदर है, परंतु उसका मन राक्षस प्रवृत्ति का है। उसमें और मुझ में कोई अंतर नहीं। 3 दिन बाद अमावस्या की रात अगर 3 दिन तक तेरी पुत्री खरगोश ही बनी रही, तो फिर मैं श्राप से मुक्त हो जाऊंगा और फिर मैं स्वयं तेरे महल में आकर उसे उठाकर राक्षस लोक ले जाऊंगा और उससे विवाह करूंगा। इतना बोलकर राक्षस काले धुएं के साथ वहां से गायब हो गया। राजा विक्रम चिंतित अवस्था में अपने महल लौट आया और अपने दरबार में बैठ गया। तभी वहां पर एक साधु आ पहुंचा और राजा विक्रम की ओर देखकर गुस्से से बोला, अरे मूर्ख राजा, तेरी वजह से ये राक्षस अब मेरे श्राप से आजाद हो जाएगा। श्राप से आजाद होने का मतलब है इंसानी दुनिया में तबाही। ये क्या किया तूने? अब आप हैं कौन? कौन है आप? अरे नालायक, मैं वही साधु हूँ जिसने उस राक्षस को श्राप दिया था। मेरे श्राप की वजह से ही वो किसी भी इंसान पर सीधे सीधे अपनी मनमानी नहीं कर सकता था, मगर उस राक्षस ने एक खरगोश का रूप लेकर अपने लोक का जादुई अमरूद खिलाकर तेरी पुत्री को खरगोश में परिवर्तित कर दिया और श्राप से मुक्ति का रास्ता तलाश लिया। अब अगर 3 दिन तक तेरी पुत्री खरगोश ही बनी रही, तो वो राक्षस मेरे श्राप से मुक्त हो जाएगा और फिर तबाही ही तबाही होगी। क्या तबाही? अब देखिए महाराज, ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ है। मैंने अपनी पुत्री की हमेशा जिद पूरी की और मेरी ही वजह से वो इतनी बिगड़ गई है। मैं अपने किए हुए पर बहुत ज्यादा शर्मिंदा हूं। अब कैसे भी करके आप मेरी पुत्री को सही कर दीजिए। इतनी कृपा कर दीजिए मुझ पर। अरे तेरी पुत्री का असली रूप में आना अब इतना आसान नहीं है। तेरी पुत्री तभी अपने असली रूप में आ सकती है जब उसे राक्षस लोक का दूसरा जादुई अमरूद खिलाया जाएगा। राक्षस लोक में जो चमत्कारिक और जादुई अमरूद उगते हैं, उसकी रक्षा उसी राक्षस की मां करती है। वहां से अमरूद को तोड़कर लाना असंभव है। तभी साधु के कानों में पीछे से एक आवाज टकराई, मैं उस अमरूद को तोड़कर लाऊंगा, परंतु मेरी एक शर्त है। साधु और राजा विक्रम ने देखा कि उनके सामने एक युवक खड़ा हुआ था। कौन हो तुम? मेरा नाम आदित्य है। जब आप उस राक्षस से बातें कर रहे थे, तब मैं एक पेड़ के पीछे छिपा हुआ ये सारा का सारा दृश्य देख रहा था। अच्छा, तो बताओ क्या शर्त है तुम्हारी? आपकी पुत्री राजकुमारी ने
केशव नगर राज्य की न जाने कितनी सुंदर स्त्रियों को बगैर किसी दोष के कारागार में बंदी बना रखा है। अब आपको मुझे वचन देना होगा कि जब राजकुमारी सुलेखा सही हो जाएंगी तब आप उन सभी बेकसूर स्त्रियों को रिहा करेंगे। तभी साधु आदित्य से बोला, मेरी बात ध्यान से सुनो। राक्षस लोक के जादुई अमरूद को तोड़ना बहुत मुश्किल है। अगर तुम वहां से अमरूद को तोड़कर लाकर राजकुमारी सुलेखा को खिलाने में सफल हो जाते हो तो राक्षस और उसकी मां जलकर राख हो जाएंगे। लेकिन इसके लिए तुम्हें राक्षस लोक जाना होगा और मैं अपनी तंत्र शक्ति से तुम्हें वहां पहुंचा दूंगा। परंतु ध्यान रहे, वहां तुम हमारी दुनिया का कोई भी चमत्कारी हथियार नहीं ले जा सकते। तुम्हें राक्षस की मां से अकेले ही सामना करना होगा। ठीक है, तो मैं अपनी बहन को छुड़ाने के लिए कुछ भी करने को तैयार हूं। एक बात का ध्यान रखना, उस राक्षस की मां की आंखों में गजब का सम्मोहन भी है। कुछ भी करना लेकिन उसकी आंखों में मत देखना। तुम जैसे ही अमरूद को तोड़ोगे तुम इस महल में रंग बिरंगी किरणों के साथ वापस आ जाओगे। लेकिन एक बात याद रखना, अगर सूरज ढलने तक तुम कामयाब नहीं हो पाए तो फिर तुम हमेशा वहीं फंसे रह जाओगे। इतना बोलकर साधु की आंखों से रंग बिरंगी किरणें निकलने लगी। अचानक आदित्य ने अपने आप को एक दूसरे स्थान पर पाया। आदित्य ने देखा कि वहाँ चारों तरफ अंधेरा छाया हुआ था और वो एक अमरूद की बगिया के नीचे खड़ा हुआ था। तभी आदित्य के कानों में एक बूढ़ी औरत की आवाज टकराई, कौन हो तुम? आदित्य ने जैसे ही देखा तो एक बड़ी भयानक दिखने वाली डायन उसे घूर रही थी। लगता है तुम उस राक्षस की मां हो। तुमने सही पहचाना। लगता है तुम अमरूद तोड़ने के लिए आए हो। ऐसा करने की सोचना भी मत। आदित्य ने देखा कि राक्षस की मां के सामने लकड़ियां जल रही थी और कुछ इंसानी मांस के टुकड़े वहां रखे हुए थे। राक्षस की मां आदित्य की ओर घूरते हुए बोली, अच्छा हुआ तुम यहाँ पर आ गए। इंसानी बासी मांस खाकर मेरा स्वाद खराब हो गया था। तुम्हें मारकर और तुम्हारे ताजे मांस को पकाकर खाने का मजा ही कुछ और होगा। अचानक आदित्य को ऐसा महसूस होने लगा जैसे वो उसकी ओर खींचा चला जा रहा है। तभी आदित्य को साधु की बात याद आ गई। अचानक आदित्य की नजर वहां रखी हुई लाल मिर्च पर पड़ी जिसे राक्षस की मां मांस में डालने के लिए इस्तेमाल करती थी। आदित्य ने तुरंत उस लाल मिर्च को उठाकर राक्षस की मां की आंखों में छोक दिया। मिर्च के आंखों में जाते ही वो बुरी तरह से चीखने लगी। उसी पल का फायदा उठाकर आदित्य ने तुरंत एक अमरूद वहां से तोड़ लिया। अगले ही पल आदित्य ने अपने आप को राजमहल में पाया। वाह 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 वाह, तुमने तो ये काम बड़ी जल्दी और आसानी से कर दिया। क्या बात, बहुत बढ़िया आदित्य। इतना कहकर साधु राजा विक्रम से बोला, जाओ, जाकर इसे तुरंत अपनी पुत्री को खिलाओ। जाओ। राजा विक्रम ने तुरंत अमरूद अपनी पुत्री को खिला दिया। राजकुमारी सुलेखा अपने असली रूप में आ गई। तभी वहां पर राक्षस और राक्षस की मां प्रकट हो गए। अचानक उनके शरीर में आग लग गई और वे जलकर राख हो गए। तुमने हमारी पुत्री को एक नया जीवन दान दिया। हम अपनी पुत्री का विवाह तुमसे करना चाहते हैं। लेकिन मैं आपकी पुत्री से विवाह नहीं करना चाहता महाराज। मैंने ये सब आपकी पुत्री से विवाह करने के लिए नहीं किया, बल्कि ये सब केशव नगर की उन स्त्रियों के लिए किया है जिन्हें आपकी पुत्री ने बेवजह बंदी बना रखा है। उन सबको आजाद कर
अपना वचन निभाइए महाराज। राजा विक्रम ने उसी समय आदित्य की बहन और सारी स्त्रियों को आजाद कर दिया और राजकुमारी सुलेखा उस दिन के बाद से सुधर गई।